नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं किस्सा कुर्सी का लेकर। और शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के वोटिंग से, जहां पर दूसरे चरण का मतदान अब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो 60.44% मतदान हुआ है। अमरोहा में शाम 5 बजे तक 66.15% वोटिंग, बरेली में 5 बजे तक 57.68% वोटिंग, बिजनौर में 5 बजे तक 61.44% मतदान, बदायूं में 5 बजे तक 55.98% मतदान, मुरादाबाद में 5 बजे तक 64.52% वोट डाले गए, रामपुर में 5 बजे तक 60.10% वोटिंग हुई है। वहीं सहारनपुर में 5 बजे तक 67.05% वोट डाले गए, संभल में 5 बजे तक 56.88% मतदान हुआ, शाहजहांपुर में 5 बजे तक 55.20% वोटिंग हुई। 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। उसके साथ उत्तराखंड और गोवा में भी आज वोटिंग पूरी हो गई है। उत्तराखंड में 5 बजे का आंकड़ा 59.37% मतदान हो गया। उत्तराखंड में 5 बजे तक की आंकड़ा है। गोवा में शाम 5 बजे तक 75.29% वोट डाल दिए गए। उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान संपन्न हो गया। फाइनल फिगर कुछ देर बाद सामने आ सकता है कि पूरा मतदान कितने प्रतिशत रहा गोवा और उत्तराखंड में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज जोर शोर से पूरा हुआ। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की गई, तो गोवा में भी एक ही चरण में 40 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की तस्वीर है, लाइनें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में भी वही स्थिति, कहीं ज्यादा लंबी लाइनें दिख रही हैं, और गोवा में भी वही स्थिति, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 2 करोड़ वोटर्स ने इन उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला कर दिया है, लेकिन नतीजे तो 10 मार्च को ही सामने आने वाले हैं। वोट डालने को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह रहा। हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी वोट डाला। तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इसके साथ उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी विधानसभा में जाकर वोट किया। ये तस्वीरें देखिए, जहां पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के बड़े नेता, उसके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मतदान करते हुए। रुख कर लेते हैं गोवा का, जहां पर मतदान पूरा हो चुका है। शाम 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। गोवा में भी दिग्गज नेताओं ने मतदान किया, जिसमें विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, उत्पल पर्रिकर, प्रमोद सावंत और दिगंबर कामत मतदान करते हुए आपको देख रहे होंगे। ये सभी बड़े चेहरे। वहीं पर उत्तर प्रदेश के रामपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 95 साल की बुजुर्ग ने वोट डाला है। हर कोई अपने वोट डालने को लेकर जागरूक था, मतदान केंद्र तक पहुंचा। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल गौतम। तकरीबन 3 बजे तक 52% मतदान यहां पर दर्ज हुआ, और बताया जा रहा है कि जब 6 बजेंगे तब तक मतदान की जो परसेंटेज है वो 65 को क्रॉस करने की संभावना है। मेरे साथ कुछ वोटर्स यहां मौजूद हैं। इस सीट पर आजम खान, जो कि सूबे के सबसे बड़े मुसलमान नेता बताए जाते हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि वो 9 बार पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने है यहाँ के पहले के नवाब, पूर्व नवाब काजिम अली खान साहब, और बीजेपी से है आकाश सक्सेना। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, ये तमाम औरतें अभी वोट डालकर आई हैं, और ये लोकल है यहाँ बाशिंदे जो यहाँ पर अभी वोट डालकर आए हैं। मैम, आप ये बताइएगा कि क्या मुद्दा है रामपुर के अंदर, इशू क्या है, मुद्दा क्या है जिस पर आपने वोट डाला? हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक जैसे रहें, जैसे हमारे पहले गंगा जमनी तहजीब थी वही रहे। आज कुछ लोगों ने आके यहाँ के माहौल को बिगाड़ा है, वो माहौल बिगड़ने नहीं पाए, वो वैसी माहौल रहना चाहिए, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तरक्की हुई है आपके रामपुर में पिछले 5 सालों में? इन 5 सालों में नहीं हुई है। रामपुर में विकास हमारे किसने कराया? 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है हमारे साथ। क्यों मिलेंगे? बस गेहूं मिले।
हाँ। बस और कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई बच्चों की सहूलियत नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। एक और में एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये 95 इयर्स ओल्ड हैं और इनके साथ में जो इनको लेकर आए उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हर बार वोट डालने आती हैं और इस बार खास तौर पर जिद करके इन्होंने कहा कि मैं वोट डालने जरूर जाऊंगी। जाहिर है ये तस्वीरें दिखाती हैं कि देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है। ये पीछे मेरे बाशिंदे खड़े हैं रामपुर के। आप ये बताइए साहब कि क्या आपने वोट रामपुर के लिए किया या यूपी के लिए किया या देश के लिए किया? मैंने वोट अपना देश के लिए किया है और मैं ये चाहता था कि रामपुर और देश और प्रदेश सब में जो है रामपुर की तरफ से एक मैसेज जाए कि हम सब जो चाहते हैं वो सुरक्षा चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं। उधर अमरोहा का रुख कर लेते हैं। वहां पर कैसा रहा आज का चुनावी दिन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान अमरोहा में बम्पर वोटिंग हुई, जिससे एक सकारात्मक तस्वीर आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दौरान दिखाई दी। अमरोहा में शाम 5 बजे तक 66% से भी ज्यादा मतदान हो गया, जिसमें बढ़ चढ़कर आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। तो वहीं अगर बात करें तमाम लोगों की, जिसमें हमने बुजुर्गों को भी देखा और इसके अलावा व्हील चेयर पर आते हुए लोगों को भी देखा, तो उन्होंने भी वोट किया। शाम होते होते अमरोहा से आने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी अपना वोट कास्ट किया और निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों ने दिखा दिया कि किस तरह से एक वोटर चाहे तो वो बदलाव की बयार ला सकता है। क्योंकि वोटर से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सकारात्मक बदलाव के लिए वोट देने के लिए आज वो घरों से बाहर निकले। हालांकि इसमें प्रशासन की भी काफी बड़ी भूमिका रही। एक तरफ इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाए गए वोटर्स के लिए, तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो रोड पर इस तरह के जो स्लोगन हैं वो भी वोटर्स को आकर्षित करने के लिए लगाए गए थे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो मतदान है वो हुआ। कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। 4 बार से यहां पर सपा से विधायक महबूब अली का मुकाबला बीएसपी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी से है। निश्चित है 10 मार्च को यह साफ होगा कि जनता ने किसको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, क्योंकि ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है जनता ने आज कैद कर दी है। तमाम जो मतदान रहा वो शांतिपूर्ण रहा, इसके लिए जाहिर तौर पर प्रशासन और पुलिस की सराहना भी बनती है। अमरोहा में कैमरामैन प्रमोद दास के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में तो लगातार चुनाव का ये दिन रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव आज हो रहा था। हरिद्वार से दिन भर के चुनाव को लेकर देखिए इंडिया न्यूज रिपोर्टर नवीन निशांत की ये रिपोर्ट। सभी 11 विधानसभा सीटों पर मतदान अब संपन्न हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें कि हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ 11 विधानसभा सीट मौजूद है और चुनाव के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय वारदात की सूचना नहीं आई है। हालांकि यहाँ कई जगहों पर ईवीएम में खराब होने की शिकायत मिली थी, लेकिन उसे तुरंत ही बदल दिया गया। खासकर जो हरिद्वार सीट की हम बात कर रहे हैं, हरिद्वार विधानसभा की, ये काफी वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से 4 बार के विधायक और भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी किस्मत अभी के समय ईवीएम में कैद हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है हरिद्वार में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतदान है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है और अंदर जो ईवीएम मशीन है उन्हें सील करने का काम चल रहा है, जहां से इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जाएगा, वहां उनकी निगरानी की जाएगी। और 10 मार्च को जब मतगणना के दिन जब ईवीएम खोले जाएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके चेहरे पे निराशा होती है और किसके चेहरे पे खुशी। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। उत्तराखंड से रिपोर्ट आप नवीन निशांत की देख रहे थे। वहीं गोवा में भी शाम 6 बजे तक मतदान पूरा हो गया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल। तो 7 बजे जैसे ही पोलिंग बूथ के द्वार खुले, गोवा के लोग पहुंच चुके थे पोलिंग बूथ में अपने मत के अधिकार का उपयोग करने के लिए। यानी सुबह 7 बजे से ही गोवा में वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम के 5:55 तक हर पोलिंग बूथ पे लगभग हमें कतार देखने को मिली। यानी गोवा में बम्पर वोटिंग हुई है। करीब 80% से भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि गोवा के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। अभी फिलहाल जितने भी पोलिंग बूथ है उनके दरवाजे यहाँ पे बंद कर दिए हैं, कपाट उनके बंद कर दिए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे कतार लगी हुई थी। कुल 301 प्रत्याशी
गोवा के इस चुनावी समर में मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला गोवा की जनता ने कर लिया है। ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। अब यहीं से सारे ईवीएम को स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बात करें गोवा की, तो कुल 11.5 लाख मतदाता गोवा में है। 18 लाख की आबादी है। गोवा काफी छोटा राज्य है, 40 सीटें यहाँ पर है और 11.5 लाख के आसपास यहाँ पे मतदाता थे। इसमें एक बात यह है कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है इस चुनावी मौसम में जहां पर महिलाओं की मतदाताओं की जो संख्या है पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। यानी महिलाओं की भी इस चुनाव में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रही। कई तस्वीरें गोवा के इस चुनावी के जो आज का जो इलेक्शन डे था उसमें सामने आई। हमने देखा कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने जो काफी पहले से वोट करते आ रहे थे, जो चलने में लड़खड़ा रहे थे, उन्हें सपोर्ट देके चलाया जा रहा था, लेकिन वो भी मतदान करने पहुंचे हुए थे। कई सारे वोटर्स ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे थे। मुद्दे उनके पास जहन में थे, वो सोच के आए थे कि किन मुद्दों पर उनको वोट करना है, किन आधार पर उसे वोट करना है। गोवा में अगर बात करें तो सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन पहली बार यहाँ पे टीएमसी इस गोवा के इस चुनावी मैदान में उतरी और आप पार्टी जो कि 2017 में भी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अपना होमवर्क इस बार उन्होंने सही किया था और इस बार भी वो काफी अच्छे तरीके से चुनावी मैदान में उतरी। तो कुल मिलाकर जनता ने अपना फैसला कर दिया है। कौन सरकार बनाएगा, इसका जो नतीजा है वो 10 मार्च को ही आएगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज, पंजीम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, इन तीनों जगह से आपने रिपोर्ट देखी कि आज का दिन जब वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और दोनों एक चरण में समेटने वाले उत्तराखंड और गोवा के चुनाव में, उस दौरान क्या कुछ लोगों के दिमाग में रहा, लोग कितने उत्साह से पहुंचे। लेकिन राजनीतिक परिवार इस दौरान क्या करते रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव, क्योंकि वो बीजेपी की नेता हैं, लिहाजा वो इन चुनाव पर किस तरह नजर रखती रही। खास बातचीत की हमारी सहयोगी निकिता सरीन ने। जो आपको बताते चले कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए जगह जगह जा रही हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज में तहे दिल से इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, सभी पार्टियों ने संकल्प पत्र भी पेश कर दिया है, अपने अपने थीम्स स्लोगन्स के साथ आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र है कितना जनता को भा पाएगा? हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमारे जो विचार व्यवस्था है कि अंतिम पाए के जो लोग हैं और जो लोग गरीबी रेखा पर भी हैं, उनसे लेकर के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, हमें उनके लिए विकास की राजनीति करनी है और इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है जी। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करूं तो कह सकते हैं काफी वीआईपी सीट माना गया है। 2017 में आपने भी वहां से चुनाव लड़ा था, काफी कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा आपको। अब क्योंकि अब वहां से राजेश्वर सिंह इस बार, क्योंकि स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला है वहां से, अब राजेश्वर सिंह वर्सेस अभिषेक मिश्रा का फाइट है और कह सकते हैं सरोजनी नगर एक तरह से ब्राह्मण का गढ़ है। तो क्या लगता है इसमें क्या समाजवादी पार्टी को इस बार कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक राजेश्वर सिंह जी की बात है, सबको पता है कि वो एक बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीतिक जीवन को चुना है। वो एक सामाजिक जीवन में अब आए हैं, तो जनता जानती है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने चिदम्बरम जैसे लोगों पर कार्रवाई करी है, वैसे ही वो आगे भी न्यायिक व्यवस्था के साथ सारे लोगों की सरोजनी नगर विधानसभा में मदद करेंगे और उनके रहनुमा भी बनेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। और सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को ये विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, ये एक भाव का बात भी होती है और जिस प्रकार से उनका आचरण रहा है लोगों के प्रति, बहुत ही सिंपल है, तो अच्छा काम करेंगे जी। बीजेपी से इस बार आपको टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन एमएलसी बनाने की बातचीत की जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेरे लिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मैं उसके साथ हूँ और मेरे लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ मैं करबद्ध हूँ जी। एक आखिरी सवाल अपर्णा जी आपसे जानना चाहेंगे, जो हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सीज हो रही हैं नहीं स्कूल्स में, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्कूल में यूनिफॉर्म होना अनिवार्य है एंड क्योंकि स्कूल में हेट्रोजेनस समुदाय होता है, वहाँ क्रिश्चियन भी है, वहाँ मुसलमान भी है, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी है, सब कोई है और हर जाति का बच्चा आता है। तो स्कूल में यूनिफॉर्म का जो कल्चर है वो यूनिफॉर्मिटी के लिए लाया जाता है, जिससे हेट्रोजेनस समुदाय भी हमारा यूनिफॉर्म में रहे, इसीलिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है।
हिजाब की जहाँ तक बात है वो एक धर्म का विषय है। मैं ये चाहती हूँ कि हिजाब अगर आपको पहनना है तो आप जो है जिस स्कूल में हिजाब पहना जाता हो आप वो वाला स्कूल चयन करिए। अगर हिंदू उसमें देख लीजिए तो यहाँ भी पल्ला लेने का जो है कॉन्सेप्ट है और बड़े बड़े पल्ले लेने का है। हवा महल इसका बहुत बड़ा जो है सिंबल है कि जब रानियों को जोड़ करके रखना था, उनको समाज में देखना था कि क्या बाजार में हो रहा है या क्या सड़कों पर हो रहा है, तो हवा महल का निर्माण कराया गया। तो मैं ये देखिए कि किसी धर्म पे ना ले और ये किसी उस पे ना ले। अगर पल्ला लेने का हिंदू उसमें कल्चर है तो पुलिस में अगर कोई हिंदू बच्ची जाना चाहती है या आर्मी में कोई हिंदू बच्ची जाना चाहती है तो वो पल्ला लेकर नहीं जा सकती है। वो एक यूनिफॉर्म की बात है और यूनिफॉर्म की जहाँ तक बात है वो हेट्रोजेनस बात कही गई है। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वहाँ अगर आपको लगता है कि हिजाब पहनना है तो हिजाब के लिए देखिए अलग व्यवस्था है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म में जाइए, ना कि हिजाब पहन करके, ना कि कोई भी और धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि ये धार्मिक व्यवस्था को अगर हम जो है स्कूलों तक ले गए, कॉलेजों तक ले गए तो हमारी आने वाली जनरेशन फिर वो उचित नहीं रहेगा। और अगर आपको इसी तरह से वो है तो देन यू हैव टू चेंज योर स्कूल। क्योंकि क्रिश्चियन कई ईसाई स्कूल होते हैं, वो तो नहीं कहते हैं कि आप जो है नन बन करके आइए या सफेद जो है जो वो पहन करके आइए, या जो है कि कितने आजकल तो बहुत सारे हिंदू स्कूल्स खुल गए हैं तो वो लोग तो नहीं कहते कि आप जो है हवन करिए। अगर आपको हवन करना है तो फिर आप आर्य समाजी स्कूल में जाइए। आप सुन रहे थे अपर्णा यादव को। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर तमाम लोग, तमाम नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इस बात का जोर दे रहे हैं कि जिस विचारधारा पर वो आगे चल रहे हैं वही विचारधारा जनता पसंद कर रही है और उत्तर प्रदेश भी चाहता है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने इतना लंबा किसान आंदोलन चलाया, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। इनके 4-5 सवाल हैं। ये चुनाव से 2.5 महीने पहले निकालते हैं, उस पर पुताई उताई करेंगे। वे सब जानते हैं जनता को 5 साल इन्होंने क्या करा, उस पर बात करनी चाहिए। जाते हैं मजदूर पे बात करनी चाहिए, जिस तरह से मजदूर यहाँ से पैदल गए, पुलिस की लाठियां खाई। खेतों में कोरोना काल में किसान ने लाठी खाई, पूरा वेजिटेबल्स का, दूध का किसान, सब बहुत सारा किसान बर्बाद हुआ। कोरोना काल में जो लोग मरे और जो ये पार्लियामेंट के मंदिर में झूठ बोल सके तो मेरी के समझ तो सबको जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोरोना में एक किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट ना हमें कोई नॉलेज है। जो वहां पे पहले तो जब गए पहली बार तो माथा टेक क्या और उसी मंदिर में झूठ बोल दिए। देखो अगर झूठ का कंपटीशन कभी होगा तो या बीजेपी पहले नंबर पाएगी। राकेश टिकैत को सुना आपने। वहीं पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में इस वक्त एक्टिव हैं। अमृतसर के बाद आज केजरीवाल ने फगवाड़ा और होशियारपुर में चुनावी नुक्कड़ सभाएं की और इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी समेत विरोधियों पर केजरीवाल ने निशाना भी साधा। लेकिन अपने को कम से कम 80 सीट लानी है कि नहीं लानी? 80 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 दिन बाकी है तो सारे जने अपना फोन उठा लो और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पूरे पंजाब में फोन करके बोलो कि झाड़ू पे वोट डाल दो। अपनी गली में, अपने पिंड में, अपने मोहल्ले में सब लोग झाड़ू पे वोट डालो। और चुनाव वाले दिन भी एक वोट करना चाहिए, तो घर में मत बैठ जाना। जो इनको वोट पड़ेगा, जो झाड़ू को वोट पड़ेगा, वो सीधा वोट मेरे पास पहुंचेगा, भगवंत मान के पास पहुंचेगा। भगवंत मान को सीएम बनाना है, नहीं बनाना है? सबको मिलकर बनाना है। भगवंत मान ईमानदार आदमी है, ईमानदार सरकार बनाएंगे। इसी के साथ किस्सा कुर्सी का में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं।